हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। सभी लोग आ जाएंगे, आप सभी जल्दी से आ जाएंगे और सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि यस सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग आ जाओ, जल्दी से आप सभी साथी आ जाएंगे और सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, चलो जी हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो चलो कुछ पॉइंट हैं जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन पॉइंटों को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलो जी हम लोग समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी, करंट अफेयर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई, फ्री क्विज़ेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और बुक से रिलेटेड आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका ये है कि यदि आपने टेस्ट वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इसमें 1 मिलियन सदस्य ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, फ्री टेस्ट लगा रहे हैं। तो आप भी इसका सदस्य बन सकते हैं और आप लोग अपने अकॉर्डिंग के अनुसार, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग के अनुसार इस पे बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं, बिल्कुल सारी चीजें क्या है, फ्री हैं। समझ गए। चलो जी, अब आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है भाई, आज का जो हमारा सेशन है वो है, आपको पता होना चाहिए, जीके जीएस का सेशन है। किसका है, तो जीके जीएस का सेशन है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो आज का हमारा सेशन है वो किसका है, जीके जीएस का सेशन है। ठीक है भाई, तो जीके जीएस के मॉडल पेपर में हमें क्या पढ़ना है, जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ने हैं, चाहे वो आपकी हिस्ट्री से संबंधित हो या आपके पॉलिटी से संबंधित हो या आपके ज्योग्राफी से संबंधित हो या आपके इको से संबंधित हो, इकोनॉमिक्स से संबंधित हो या आपके किससे, साइंस से संबंधित हो या फिर आपका स्ट्रेटेजी से संबंधित हो। ये सारे पोर्शन से संबंधित हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। यानी ओवरऑल आप लोग कह सकते हो जैसा हमारा पेपर बनता है वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेंड करें। यहां पे क्वेश्चन रखे गए हैं और वही सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, अटेंड करने। ठीक है भाई, चलो जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। वांगला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, वांगला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ये आपको बताना है। चलो जी जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर देंगे। ठीक है भाई, और आंसर कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर ए आ रहा है तो आप लोग 1A लिखेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो आप लोग 1B लिखोगे। यदि आपका आंसर सी आता है तो आप लोग 1C लिखकर आंसर करोगे। यदि आपका आंसर डी आता है तो आप लोग 1D लिखकर क्या करोगे, आंसर करोगे। ये आपको लिखकर आंसर करना है मेरे भाई। ठीक है भाई, सभी साथियों को करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखकर आपको क्या करनी है, आंसर करनी है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि भाई आप लोग काफी साथी ए आंसर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं, लेकिन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो बांग्ला महोत्सव है ये कहां पे, मेघालय में मनाया जाता है। कहां पे, मेघालय में मनाया जाता है। और ये वही मेघालय है जहां पे भारत में सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है, जहां पे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मेघालय के 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, एक तो मौसिनराम, एक क्या हो जाएगा, मौसिनराम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा चेरापूंजी। क्या हो जाएगा, चेरापूंजी। ये 2 शहर ऐसे हैं मेघालय के जहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघालय का हाईकोर्ट कहां पे है, तो वो हो जाएगा शिलोंग में। क्या हो जाएगा, शिलोंग में हो जाएगा मेघालय का हाईकोर्ट। और शिलोंग हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 2013 में। कब हुई थी, 2013 में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए मेघालय में कौन सी जनजातियां हैं, तो गारो खासी, कौन सी, गारो एंड खासी। गारो एंड खासी क्या है, जनजातियां हैं और गारो खासी भाषाएं हैं और गारो खासी क्या हो जाएंगी, पहाड़ियां हो जाएंगी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए, कहां से, मेघालय से। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का शहर। किसका, बादलों का शहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा क्या मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में त्योहार मनाया जाता है। असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बिहू त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, बिहू त्योहार मनाया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। मिजोरम में आपका इस प्रकार से आपके त्योहार मनाए जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला,
किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है भाई? त्यागपत्र देना पड़ता है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संसद का जो सदन है, जो संसद का सदन है, इसके कितने भाई सदन होते हैं संसद के? तो आप कहोगे संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, क्या होता है? लोकसभा होता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है भाई। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होता है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जब पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा लोकसभा क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा, पूरा का पूरा लोकसभा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। और ये वही लोकसभा है जो क्या है? निम्न सदन है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। और ये क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है और ये भंग हो सकता है। ये क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। लोकसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 81। यानी जब आप आर्टिकल 81 पढ़ोगे तो आपको लोकसभा का वार्डन मिल जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन जो राज्यसभा है इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 80। जब आप राज्यसभा को पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा के बारे में वर्णन मिल जाएगा। राज्यसभा उच्च सदन है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और ये क्या है? स्थायी सदन है राज्यसभा, ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संसद है इसके बारे में कौन सा आर्टिकल दिया गया है? तो आर्टिकल 79 जब आप पढ़ोगे तो आपको संसद का वर्णन मिल जाएगा। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए। जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए या मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो देखो आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है मूल अधिकार। क्या होता है? मूल अधिकार होता है, ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और एक क्या होता है? मूल कर्तव्य, ठीक है भाई। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर जी मूल कर्तव्यों की संख्या है कितनी? 11। और मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए। कहां से? सोवियत संघ से लिए गए। और इसी सोवियत संघ को हम लोग बोलते हैं रूस। क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो जो मूल कर्तव्य है ये किसकी समिति के अकॉर्डिंग जोड़े गए? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग जोड़े गए। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हमारे जब 11 हैं तो ये कब कब जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। कितने? 10। लेकिन हमारे 11 हैं। तो एक कब जोड़ा गया था? एक जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2002 में। कब? 2002 में जोड़ा गया था। तो 10 ये जोड़ दिए, एक ये जोड़ दिया, टोटल कितने हो जाते हैं? 11। और ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के किस भाग में है? तो आप कहोगे सर जी भाग नंबर 4 का ए में है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 51 का ए में है। 51 का ए में स्थित है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस से लिए गए। कहां से? ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये कहां से लिए गए? तो ये भाई यार अमेरिका से लिए गए। कहां से? अमेरिका से लिए गए। सॉरी, अमेरिका से लिए गए। अमेरिका से लिए गए। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। समझ गए? मौलिक अधिकार अलग हैं और मौलिक कर्तव्य आपके अलग हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट। ये हमारे क्या हो जाएंगे? मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ, सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे और सेशन को भाई शेयर करेंगे। और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दिल से भाई, दिल से सेशन को लाइक करना आप सभी साथी, ठीक है भाई। दिल से आप सभी साथी सेशन को क्या करेंगे? लाइक करेंगे। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है? सलाह लेने का अधिकार किसको है? तो भाई उच्चतम न्यायालय। आपको पता होना चाहिए जो हमारा उच्चतम न्यायालय है ये कहां पे है? ये हमारा दिल्ली में है। कहां पे है आपका? दिल्ली में है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये हमारा दिल्ली में है, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? पहले चीफ जस्टिस थे, याद रखना, कौन? एच.जे. कानिया थे। ये हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो आप बताओगे एच.जे. कानिया।
तो इसी उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को है, यानी प्रेसिडेंट को है। और ये किसमें कहा गया है? ये संविधान में कहा गया है। किसमें? ये संविधान में लिखित है। ये संविधान में लिखित है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। और ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है? तो आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, समझ गए हैं? आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है वह क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। समझ गए? लेकिन वहीं पे हम लोग आर्टिकल पढ़े 123 के बारे में। तो आर्टिकल 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, ये आपको याद रखना है, यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें आर्टिकल 52 की, तो ये आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है भाई। लेकिन जो आर्टिकल 53 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है भाई। लेकिन आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। लेकिन आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होगा, लेकिन उसकी रीति क्या होगी? किस रीति से वो चुना जाएगा? तो इसको रीति का नाम दिया गया है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ठीक है भाई। आर्टिकल 60 पढ़ोगे आप लोग तो दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। किसमें? शपथ के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या लेगा? शपथ लेगा। किससे लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शपथ लेगा। लेकिन वहीं आप लोग पढ़ोगे आर्टिकल 61, तो आपको क्या दिया गया है? वहीं पे आपको दिया गया है कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन आप पढ़ोगे आर्टिकल 72, तो आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 72 में दिया गया है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दी गई है। इसका मतलब है राष्ट्रपति किसी का भी मृत्युदंड माफ कर सकता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति से संबंधित क्या हो जाएंगे भाई? ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हो जाएंगे, जो आपको क्या रखना है? याद रखना है। आर्टिकल 60 क्या है? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति की ओथ से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, या राष्ट्रपति के प्रयास प्रयत्न पर, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष का, या 5 वर्ष या 65 वर्ष का? तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो निर्वाचन आयोग है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भारत का निर्वाचन आयोग, और एक होता है राज्य का निर्वाचन आयोग। क्या? राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे भाई 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 में हमारी क्या हुई थी? इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। मतदान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए मतदान की एज 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की एज 21 वर्ष से क्या की गई थी? 18 वर्ष की गई थी। आपको क्या रखना है? याद रखना है। इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो आप कहोगे सुशील कुमार हैं। कौन है? या सुशील चंद्र हैं। कौन है? सुशील चंद्र क्या हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब जो इसका अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो या तो अपना वो 6 वर्ष पूरे कर ले, या फिर 65 वर्ष पूरे कर ले। यानी या फिर वो अपना 6 वर्ष पूरे कर ले, या फिर अपने 65 वर्ष पूरे कर ले। यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो जिसका भी आंसर आ रहा है सी, मजा आ गया भाई। हमारा सी इज द राइट आंसर, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग, यानी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, बात तो वही है ना। तो चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा, या भारतीय आयात निर्यात बैंक के द्वारा? तो देखो, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता होना चाहिए इसी को कहा जाता है बैंकों का बैंक। क्या कहा जाता है? बैंकों का
बैंक कहा जाता है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है भाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो आप कहोगे भाई शक्तिकांत दास हैं। लेकिन इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले कहाँ पे था, तो वो था कलकत्ता में। कहाँ पे, इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कलकत्ता में था। फिर कहाँ पे, मुंबई में बनाया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में। कब, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है भाई। समझ गए बात को। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके हेड कौन है, तो दिनेश कुमार खारा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका भाई पहले क्या नाम था, तो इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक इसका पुराना नाम, इसका सबसे पुराना नाम क्या हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक का सबसे पुराना नाम क्या हो जाएगा, इंपीरियल बैंक था। और बैंक से संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का सबसे पुराना बैंक हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। कब हुई थी, 1770 में। भारत का सबसे पुराना बैंक है जो कि 1770 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। तो ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई, हैं समझने में, बताओ कोई दिक्कत आ रही है, बताओ जल्दी से। किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसमें हमने जैसे कि आपको बताए हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्टैटिक जीके और आर्ट एंड कल्चर सब मिक्स क्वेश्चन होंगे, मजा आ जाएगा। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा आरबीआई का। चलो जी नेक्स्ट। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पुरस्कार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पुरस्कार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पुरस्कार हो जाएगा। और ये किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है, तो जो पर्यावरण के क्या होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं। जो पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको क्या दिया जाता है, इको मार्क प्राइज दिया जाता है। समझ गए बात को। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण दिवस का हम लोग कब मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव कब आया था, पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव कब आया था, तो ये प्रस्ताव आया था 1972 में। कब आया था, 1972 में। लेकिन पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1974 में। कब, 1974 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी जो इको मार्क प्राइज है ये किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, पेड़ पौधे बढ़ाते हैं और मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति से प्यार करते हैं। और तुम भाई प्रकृति से तो प्यार करते नहीं हो। बहुत से ऐसे होंगे जो प्रकृति से प्यार करते होंगे, हैं प्रकृति ही सब कुछ है, बस प्रकृति मिल जाए। पर ऐसा मत समझ लेना फिर पता चले यहाँ किसी लड़की का नाम हो प्रकृति और तुम कहो और वो लड़की कहे अरे यार ये क्या हो गया है। भाई प्रकृति इज द नेचर, है ना। तो नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। चलो जी, राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हमारे कुछ पुरस्कार हो जाएंगे जो आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानबुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी, है ना। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई थी। और रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी, यानी 1958 में हुई थी। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ, यूनेस्को द्वारा कौन देता है, यूनेस्को देता है। तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। और पेरिस किसकी, फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किसकी, फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस कहाँ पे, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। और फ्रांस आपका यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब जो यूनेस्को क्या है, ये यूनेस्को एक वर्ल्ड लेवल की पर्यटन संस्था है। क्या है, पर्यटन संस्था, पर्यटन। ये क्या है, वर्ल्ड लेवल की पर्यटन संस्था है। और ये पर्यटन मामलों को क्या करती है, देखती है।
जितने भी पर्यटन मामले होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो यूनेस्को है वो आपका कलिंग पुरस्कार देती है, किससे संबंधित, ये देती है विज्ञान से संबंधित, किससे, विज्ञान के क्षेत्र में देती है, किसके, तो विज्ञान के क्षेत्र में देती है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो विज्ञान के क्षेत्र में कोई आविष्कार करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, तो उसी को क्या देता है, यूनेस्को एक कलिंग पुरस्कार देता है। ठीक है भाई, राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब आपको पता होना चाहिए जो कलिंग है ये हमारे भारत के एक राज्य का पुराना नाम है, ये हमारे भारत के एक राज्य का पुराना नाम है, तो वह किस राज्य का हो जाएगा, उड़ीसा का। आपको पता होना चाहिए उड़ीसा का पुराना नाम क्या हो जाएगा, कलिंग हो जाएगा। और कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, और इस कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन किसमें दिया गया है, तो अशोक के 13वें अभिलेख में। अशोक का जब आप 13 अभिलेख पढ़ोगे, अशोक का जब आप लोग 13वां अभिलेख पढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन मिल जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध वो बुद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा, बुद्ध धर्म अपनाया था। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था। तो भाई 261 बीसी यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था, यानी युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति अपना ली थी। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनेस्को हो जाएगा। यूनेस्को से संबंधित आपके पॉइंट हो जाएंगे कुछ। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है। तो देखो आपको ये बताना है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये विश्वव्यापी संगठन तो है ही, लेकिन आपको ये बताना है कि इसका कार्यक्षेत्र क्या है। इसका कार्यक्षेत्र क्या है ये आपको बताना है, ये क्या काम करता है। तो ये काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको देखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी, 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। कहाँ पे है, लंदन में है। और लंदन किसकी राजधानी है, तो ब्रिटेन की राजधानी है। किसकी, ब्रिटेन की राजधानी है। तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या हो जाएगी, पौंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पौंड हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, पौंड। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्स नदी। ठीक है भाई, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए, चलो जी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब हो जाएगी, 1961 में हो जाएगी। कब हो जाएगी, 1961 में। और ये क्या देखता है, ये देखता है मानवाधिकार मामले। क्या देखता है, मानवाधिकार मामले देखता है, यानी ह्यूमन राइट्स मामले देखता है। क्या देखता है, ह्यूमन राइट्स मामले देखता है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। तो जब ये ह्यूमन राइट्स मामले देखेगा तो ये देखेगा कि कहाँ का मनुष्य मतलब ऐसा है जो अधिक विकास कर रहा है, कहाँ का नहीं है, ये सारी चीजें यही देखता है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब मानव अधिकार, आपने देखा होगा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी मानव अधिकार डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और मानव अधिकार दिवस पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार, तो आप कहोगे भाई ये पहली बार मनाया गया था 1948 में। कब मनाया गया था, 1948 में ये पहली बार मनाया गया था। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1993 में की गई थी। कब की गई थी, 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में था। मानव अधिकार आयोग मतलब ये एक पूरा का पूरा एक संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, और जो क्या देखती है, मानव अधिकार मामले देखती है। ठीक है भाई, ये भी आपका मानव अधिकार मामले देखती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। अब बताओ भाई, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। इसका आंसर आप सभी का आना चाहिए, इसका आंसर आप सभी का आना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। सब लोग जल्दी से आप लोग बताएंगे, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। आर्यभट्ट था, रोहिणी था, भास्कर था, या फिर एपिल था। तो देखो आपको पता होना चाहिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन था, आर्यभट्ट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप कहोगे सर जी आर्यभट्ट तो था, लेकिन इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल को। कब, 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। और ये आर्यभट्ट क्यों रखा गया, क्योंकि जो आर्यभट्ट थे हमारे भारत के बहुत बड़े कलाकार थे, और इन्हीं के द्वारा दशमलव पद्धति शुरू की गई थी। दशमलव, इन्हीं के द्वारा दशमलव पद्धति शुरू की गई थी, और इन्हीं के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। किसकी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, और आर्यभट्ट ने ही दशमलव पद्धति की शुरुआत की थी, और आर्यभट्ट के नाम पर ही हमारा प्रथम उपग्रह जो कि आर्यभट्ट है वो हमारा भारत का प्रथम उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का प्रथम उपग्रह तो ये हो जाएगा, लेकिन विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा, विश्व का। तो आप कहोगे विश्व का प्रथम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक
फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, विश्व का प्रथम उपग्रह हो जाएगा। स्पुतनिक फर्स्ट आपका विश्व का प्रथम उपग्रह हो जाएगा। और इसको किसने लॉन्च किया था, इसको रूस ने लॉन्च किया था, रूस ने। और रूस ने कब लॉन्च किया था, तो 1957 में। रूस ने 1957 में इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। ये भी आपको याद रखना है। समझ गए बात को, समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहोगे भाई ये हुआ था 18 मई को। कब हुआ था, 18 मई 1974 में हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। और इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा नाम था, स्माइलिंग बुद्धा नाम था। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और जो कि क्या था, सफल था, जो कि क्या था, सफल था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण था जो 1974 में किया गया था वो कैसा था, वो हमारा सफल था, स्माइलिंग बुद्धा। तो दूसरा कौन सा था, दूसरा याद रखना, दूसरा कब हुआ था हमारा परमाणु परीक्षण, 1998 में हुआ था, 1998 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना, ए बन जाएगा। देखो डिपेंड ये नहीं करता कि आपने 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लिए, डिपेंड ये नहीं करता कि 1 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने जितने क्वेश्चन किए उन चीज़ों से आपने समझा है कि नहीं समझा है, उसके बारे में आपने और भी कुछ समझा है कि नहीं समझा है। देखो यहाँ पे भारत का आपका क्या पूछा गया, भारत का उपग्रह पूछा गया था। हमने आपको विश्व का उपग्रह बताया, भारत का उपग्रह बताया और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण भी बताया। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, चीज़ों को एक जगह लिखने की कोशिश करो, लिखो, तब जाके ये चीज़ें याद होती हैं। बार बार याद नहीं हो, ऐसे याद नहीं होती है कि बस एक बार पढ़ लिया, मुंह उठा के आ गए, सर जी कैसे हो गए याद, ऐसे नाक चढ़ा के कैसे सर जी याद होगा, ऐसे थोड़ी ना याद। इसको डाउन करो और दिमाग की बत्तियां खोलो, तब जाके याद होगा। ठीक है भाई, समझ गए। चलो जी नेक्स्ट। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे। चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे। तो देखो आपको पता होना चाहिए, ये वही पर्सन है लाला लाजपत राय, ये वही पर्सन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी बोलते हैं, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी बोलते हैं। ये वही पर्सन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी बोलते हैं, लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय ने क्या किया था, साइमन कमीशन के विरोध किया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था, याद रखेंगे, साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो आप कहोगे सर जी साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन में कितने, 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहोगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 30 मई को। कब आई थी, 30 मई 1930 में साइमन कमीशन की क्या आती है, रिपोर्ट आती है। ये भी आपको याद रखना है। तो साइमन कमीशन का ही विरोध करते करते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध मद्रास में कौन करता है, तो साइमन कमीशन का विरोध मद्रास में करते हैं टी प्रकाशम। कौन, टी प्रकाशम। साइमन कमीशन का विरोध मद्रास में टी प्रकाशम करते हैं, लेकिन बंबई में कौन करते हैं, बंबई में करते हैं कौन, एम के गांधी, एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी जी साइमन कमीशन का विरोध बंबई में करते हैं। तो साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ में कौन करते हैं, लखनऊ में। तो साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ में करते हैं खलीक उज जमा। कौन, खलीक उज जमा करते हैं। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, खलीक उज जमा करते हैं। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में कौन करते हैं, तो आप कहोगे सर जी साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में करते हैं लाला लाजपत राय। कौन, लाला लाजपत राय विरोध करते हैं। तो ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, जो साइमन कमीशन है ये किसकी अध्यक्षता में आता है, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आता है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आता है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये क्या आता है, भारत आता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हैं लाहौर में, कब, 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हैं लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के सर पे लाठियां पड़ती हैं, तब जाके लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर को। कब, 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला की मृत्यु से गुस्सा होकर भगत सिंह क्या करते हैं, 17 दिसंबर 1928 में किसको मार देते हैं, जेपी सैंडर्स को मार देते हैं। जेपी सैंडर्स जो जेपी सैंडर्स होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है कि ये क्या करता है, लाला के सर पे लाठी चार्ज कर देता है, जेपी सैंडर्स। ये भी आपको याद रखना है। समझ गए बात को,
हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो देखो साइमन कमीशन से संबंधित हमने मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ लिए यहाँ पे, साइमन कमीशन से संबंधित हमने मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन हो जाएगा, जब साइमन कमीशन का क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो देखो वो कौन थे, लॉर्ड मेयो थे। कौन थे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पे कर दी गई थी, तो अंडमान निकोबार द्वीप में कर दी गई थी। और अंडमान निकोबार हमारा क्या है, यूटी है अंडमान निकोबार। ठीक है भाई, क्या है, यूटी है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की स्थापना हुई थी कब, यानी अंडमान निकोबार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी या सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा, सैडल पर्वत। सैडल पर्वत हो जाएगा। और इस सैडल पर्वत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 738 मीटर हो जाएगी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, समझ गए। और अंडमान और निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। कितना, 10 डिग्री चैनल स्थित है, ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, समझ गए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आप कहोगे सर जी इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 1872 में। कब, 1872 में। और 1872 में ही लॉर्ड मेयो ने प्रथम जनगणना करवाई थी। क्या करवाई थी, प्रथम जनगणना करवाई थी, जनगणना करवाई थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए इस जनगणना को नियमित किसने बनवाया, नियमित, इस जनगणना को नियमित किसने करवाया, तो ये जनगणना आपकी 1881 से क्या हुई, नियमित हुई। किसके शासनकाल से, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। किसके, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। यह भी आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी, तो इसका क्रम क्या था, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था, तो आप कहोगे सर जी 15वां क्रम था। क्या था, 15वां क्रम था। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका क्रम क्या था, तो 15वां क्रम था। राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो जी नेक्स्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आप बताओगे दी बंगाल गैजेट। कौन सा हो जाएगा, दी बंगाल गैजेट हो जाएगा। नेक्स्ट। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, जल्दी से आप बताओ, जल ठंडा रहता है। तो देखो जैसे हमने बोल दिया ये हमारे मिट्टी के घड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब इनमें क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी, और जब सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी तो किरणें अब यहाँ पे परावर्तित तो होंगी नहीं, वो यहीं पे सूख जाएंगी, और जब वो सूख जाती हैं तो ये मिट्टी के बने होते हैं। किसके, मिट्टी के बने होते हैं, अंदर पानी होता है, तो अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा रहता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। किसके, वाष्पीकरण के कारण, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपना बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार भाई। तो जल्दी से आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सेशन को शेयर करो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करो भाई, सेशन को शेयर करो, तब तो मजा आएगा, हैं, तब तो मजा आएगा, ऐसे थोड़ी ना। चलो जी नेक्स्ट। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, ये आप लोग हमें जल्दी से बताओगे, और जल्दी से आप लोग इसका क्या करोगे, आंसर करोगे। लेजर के देखो आपको पता होना चाहिए ये लेजर है, और इसका प्रयोग कहां पे होता है, ज्यादातर इसका प्रयोग होता है आपका मेडिकल क्षेत्र में। कहां पे, मेडिकल एरिया में इसका प्रयोग होता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, तो मेडिकल एरिया में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये इससे उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, इससे उत्पन्न होता है उद्दीपित विकिरण। क्या होता है, उद्दीपित विकिरण। और जो विकिरण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होती हैं अल्फा किरणें, एक होती हैं बीटा किरणें, और एक होती हैं गामा किरणें। ये किरणें इससे उत्पन्न होती हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट। कुछ आपके और भी मतलब उपकरण है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बैरोमीटर से क्या होता है, कार्डियोग्राम से क्या होता है, और हाइड्रोमीटर से क्या होता है, हाइग्रोमीटर से क्या होता है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट। डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने बताया था, तो वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था। किसने, वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था। और कब बताया था, 1953 में बताया था। और जब इन्होंने 1953 में बताया था तो इन्हीं को 1962 में क्या दिया गया, इसी के लिए 1962 में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। हाँ जी भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सही उत्तर आ जाएगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार।
सेशन को थोड़ा सा शेयर करो भाई, सेशन को थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग, सेशन को थोड़ा सा शेयर करेंगे। तो सही उत्तर आ जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए कहां पे पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहां पे? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। वाह, चलो जी। तो डेंगू बुखार में चलो जी बताओ, तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जब डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर में सबसे पहले किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। किसकी? प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है भाई। और ये प्लेटलेट्स किस में होता है? तो ये होता है ब्लड में। किस में होता है? ब्लड में होता है। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए। ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और एक क्या होता है? कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्लाज्मा होता है ये कितने % होता है? तो ये 55% होता है प्लाज्मा। लेकिन जो कणिकाएं होती हैं ये 45% होती हैं। कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स यानी क्या होता है? बिम्बाणु। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। तो प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो आप कहोगे 7.4 होता है। ब्लड का रक्त दाब कितना होता है? तो आप कहोगे दाब होता है 120/80 होता है। 120/80 होता है। ब्लड कहाँ पे बनता है? तो आप बताओगे अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में बनता है ब्लड। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड है, ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? तो भाई ब्लड का शुद्धिकरण करता है कौन? किडनी करता है। कौन करती है? किडनी करती है। ब्लड का शुद्धिकरण करती है कौन? किडनी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ब्लड होता है, इसका रंग लाल क्यों होता है? लाल। तो आप बताओगे हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताओगे हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है? ब्लड का अध्ययन होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप बताओगे हेमेटोपोएसिस। ब्लड बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटोपोएसिस बोलते हैं। समझ गए बात को? ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, किसी की क्लास है? ठीक। चलो जी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? ए आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये देखो कुछ आपके रोग हो जाएंगे। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है कि भाई वह कौन सा रोग है वो जो किसी ना किसी अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हो जाएगा? तो वो सीपीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपीयू। और प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर कब बनाए गए थे? तो 1946 में बनाए गए थे। और कंप्यूटर का जनक कौन कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ये कंप्यूटर का क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा, जो आपको पढ़ना है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। अब जैसे हमने बोल दिया बर्फ, जैसे हमने क्या बोल दिया? बर्फ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने बोल दिया बर्फ, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ कब बन जाती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या हो जाती है? बर्फ बन जाती है। लेकिन ये बनना कब से शुरू होता है? तो ये बनना शुरू होता है 4 डिग्री सेल्सियस से बनना शुरू होता है। पानी भाप में कब बदल जाता है? पानी भाप में कब बदल जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस में। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने सेल्सियस और केल्विन पैमाने समान होते हैं? तो भाई आप बताओगे -40। -40 पर सेल्सियस और -40 पर सेल्सियस और केल्विन पैमाने क्या होते हैं? समान होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है, यहाँ पे रोग दिए गए और यहाँ पे दिए गए कि वह रोग किससे होता है, तो ये आपको मैचिंग करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट।
तो ये आपके कुछ रोग हो जाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो विषाणु से ये रोग होते हैं, जैसे रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, इस टाइप से जो हमारे रोग होते हैं ये किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन ये जो रोग हैं ये किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। चलो जी नेक्स्ट, पर्णहरिम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। पर्णहरिम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पर्णहरिम में निम्नलिखित में से आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम को हम लोग Mg से प्रदर्शित करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। क्या होता है, 12 होता है। लेकिन पर्णहरिम को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, जो क्या करता है, पेड़ के पत्तों को हरा करता है, पेड़ के पत्तों को हरा बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। और जो पेड़ के पत्ते हरे होते हैं वो किसके कारण, तो पर्णहरिम के कारण होते हैं। किसके, पर्णहरिम के कारण होते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए बात को, चलो जी बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निम्नलिखित में से नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओगे कि नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और आप लोग इसका क्या बताओगे, नाम बताओगे। तो नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे सर जी सागरमाथा हो जाएगी। कौन सी, सागरमाथा। ये नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इसका नाम हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। लेकिन जब कभी कभी बर्फ जम जाए तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 8,850 मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो आपकी नेपाल में है, लेकिन इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कौन सी, कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे सर जी 8,596 मीटर, 8,596 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएगी। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है। और सिक्किम के कहाँ पे है, तो सिक्किम के तापलेनजुग में है। कहाँ पे, सिक्किम के तापलेनजुग में है। ये भी आपको याद रखना है। जो गॉडविन ऑस्टिन है ये भी भारत की चोटी है, लेकिन अब भारत की नहीं है, ये भारत की ही चोटी है। इसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,611 मीटर। और ये कहाँ पे है, आपका पाक यानी PO के क्षेत्र में है। कहाँ पे, PO के क्षेत्र में है, जो कि अब किसका है, पाकिस्तान का है, ठीक है भाई। जो अनामुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। जो अनामुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2696 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2696 मीटर। और इसकी ये है कहाँ पे, तो ये केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो हमने सारी चोटियां पढ़ ली, और सारी चोटियों का क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। ये भी आपको याद रखना है। समझ गए। कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट। तो बुद्धचरित किसकी रचना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धचरित किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग बताओगे तो बुद्धचरित किसकी हो जाएगी, बुद्धचरित हो जाएगी अश्वघोष की। किसकी, अश्वघोष की हो जाएगी। कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो जैसे कुमार संभवन, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी हो जाएगी, कालिदास की रचना हो जाएगी। अश्वघोष की कौन सी रचना हो जाएगी, तो बुद्धचरित हो जाएगी। पाणिनि की कौन सी हो जाएगी, अष्टाध्यायी किसकी हो जाएगी, पाणिनि की हो जाएगी। सूरदास की सूरावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये किसकी रचनाएं हैं, सूरसागर की, सूरदास की। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य चेराव है, तो चेराव हो जाएगा आपका किसका, मिजोरम का। किसका, मिजोरम का नृत्य हो जाएगा चेराव। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात क्या होता है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो H2O आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1,
और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, वो भी 1 होता है। ठीक है भाई, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु भार 2 हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, लेकिन एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 16, तो क्या निकल के आएगा 1:8 निकल के आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि H2O का परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार, इसका पूरा परमाणु भार क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी इसका पूरा परमाणु भार हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 होता है प्लस उसका ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा। कितना, 18 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि D2O का परमाणु भार क्या होता है, तो इसका होता है 20, और ये हमारा क्या हो जाएगा, D2O हो जाएगा भारी जल, ये हमारा क्या हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा। समझ गए बात को? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपना राइट आंसर आ जाएगा बी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि H2O में अणुओं का अनुपात बताओ, अणुओं का, तो हाइड्रोजन के कितने, 2 अणु हैं, तो 2 ले लिया, ऑक्सीजन का 1 अणु है तो 1 ले लिया, अणुओं का अनुपात ये हो जाता, क्या हो जाता, 2:1 अणुओं का अनुपात हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात बताओ। जैसा हमने हाइड्रोजन का निकाला था ना, H2O का निकाला था, ऐसा ही आपको CO2 का निकालना है। किसका निकालना है, CO2 का निकालना है। चलो जी जल्दी से आप लोग बताओगे। चलो जी बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात क्या है। तो देखो, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो परमाणु भार 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा अनुपाते। एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32, क्या हो जाएगा, 32, 4 × 12, 4 × 32, कितना हो जाएगा, 3:8, 3:8। तो जिसका आंसर आ रहा है बी, मजा आ गया, जिसका आंसर आ रहा है बी, मजा आ गया। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता CO2 का, पूरा CO2 का परमाणु भार बताओ, परमाणु भार बताओ, पूरे CO2 का परमाणु भार बताओ, तो आप लोग क्या करते, इनको जोड़ देते, और 32 और 12 को जोड़ देते, तो कितना आ जाता, 44 आ जाता। क्या आ जाता, 44 आ जाता। कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओस्लो किस राष्ट्र की राजधानी है। अब ये आपके लिए क्या है, HW है, ये आपके लिए क्या है, HW है, HW, यानी ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप लोग हमें बता सकते हैं, जैसे हमने आपको 28 क्वेश्चन करा दिए, यानी 27 क्वेश्चन यानी 27 प्रश्न हमने बहुत अच्छे से कर लिए, और ये 28वां क्वेश्चन हमने आपको क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। आप लोग हमें बता सकते हैं आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है, या फिर कोई परेशानी आई है, या आपका कोई डाउट रहा है, तो आप लोग अभी हमें कमेंट कर सकते हैं। चलो जी जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं सभी साथी। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी, तो जल्दी से आप लोग हमें बताएं, जल्दी से आप लोग हमें बताएं भाई कि इसका क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और आप लोग हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, आपको कितना नॉलेज है, ये भी आप लोग हमें बताएंगे। और अंत में आप लोग वीडियो को शेयर करना, भाई अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और सेशन को लाइक करेंगे, पूरे के पूरे सेशन को शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आपको ऑफलाइन जरूर लिखना है कि सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है भाई, तो सेशन के बारे में आपको जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, बगैर आप लोग बने रहिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो सभी साथियों को फिर से एक बार जय हिंद, हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।